इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लास में जो टॉपिक हम लोग चुना था, इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोक व्यय का क्या प्रभाव होगा किसी अर्थव्यवस्था पे, अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो इसमें बेसिक मैंने पिछले क्लास में, अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, इसके पहले का वीडियो एक है उसको देख लीजिएगा, वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2 है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हमारा जो सरकार खर्च करती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी समाज पे। तो पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो बात किए थे कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि आपका जो है सरकार जो खर्च करती है वो किस किस मदों पे खर्च करती है, कौन कौन से आइटम पे खर्च करती है, किस क्षेत्र में खर्च करती है। तो सरकार अगर खर्च करती है तो आपका वो विकास के लिए अच्छी बात है। कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे हमेशा सोशल वेलफेयर की बात होती है। तो सरकार का सोर्स ऑफ इनकम भी है, टैक्सेज है, नॉन टैक्सेज है, और उसके बाद हम लोग जो हमारा पैसा आता है वो सरकार कहाँ कहाँ का खर्च करती है। और दूसरी बात है कि जो खर्च करती है तो सरकार का पास उतना ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसका वर्डन भी पड़ता होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी और सोसाइटी और इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे आप लिखेंगे। क्लियर? तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे, ये सब डिस्कस कर लिए थे। इसका कंपोजिशन बेस बताए थे कि हमारा सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, जनरल पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों पर सरकार पैसा खर्च करती है। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना, इन सभी बातों पे डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पहले सेंटेंस समझिए, इट इज़ जनरली पॉइंटेड आउट दैट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर बाई द गवर्नमेंट आर नॉट प्रोडक्टिव। सरकार जो पैसा खर्च करती है, एक प्रोडक्टिव, एक होता है अनप्रोडक्टिव। जैसा कि मैंने कल कहा था कि सरकार अगर देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास पे, जैसे रेल है, रोड है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, डैम है, या फिर विश्वविद्यालय है, या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, इन सभी चीज़ों पे विकास पे सरकार पैसा खर्च करती है, तो उसे हम लोग प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर सरकार पैसा खर्च करती है डिफेंस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, मिलिट्री पर, तो इस पैसा को, इस खर्च को अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है वो भी खर्च ज़रूरी है। जहां हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए मिलिट्री भी ज़रूरी है, वो सब भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि देश जब सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग कल्याण की बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो अननेसेसरी खर्च होती है युद्ध पर, तो पैसा अनप्रोडक्टिव है। और अभी के डेट में क्या है, हर कंट्री जो है डिफेंस पर, अपने कंट्री को, मिलिट्री फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरह तरह के खर्च काफ़ी ज़्यादा कर। जैसे देखिए नॉर्थ कोरिया की स्थिति देख लिए, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, परमाणु बम बनाएगा, और इस तरह के खर्च उनके पास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। मतलब उसके साथ झगड़ा को करना चाहता नहीं है, लेकिन हम झगड़ा करेंगे, तो ऐसी स्थिति हो तब उस स्थिति में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। दूसरी बात है, अगर सरकार मान ले कि मिलिट्री पे भी खर्च करती है, तो अगर वो प्रोडक्शन देश के अंदर ही होता है, जो भी बंदूक है, गोली है, बम है, बारूद है, तो वहाँ पे भी हमारा रोज़गार बढ़ता है। दैट मीन्स वहाँ पे भी हमारा जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ता ही है। तो मेरे हिसाब से आपका जो है सरकार को मिलिट्री पे भी खर्च हमारा जायज़ है, होना चाहिए। लॉन्ग रन में भी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही आपको माना जाएगा। अब देखिए हिंदी में भी यह चिंता नहीं करना है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय उत्पादक नहीं होते। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखिएगा ना, तो उसके पहले प्यारा सा नोट्स बनाइए, हर चीज़ों को नोट्स बनाइए छोटा छोटा। अगर डायग्राम संभव है तो डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन जहाँ पर डायग्राम का ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे, जैसे ये आपका पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा डायग्राम की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल आउटपुट एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, खासकर जब अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में हो या रिसेशन में हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो खर्च है, सरकारी खर्च है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जो कि अमेरिका में शुरुआत हुई थी। उसमें बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए थे। प्राइवेट कंपनियां आपका पैसा लगाना नहीं चाहते थे, हर लोग अपना सेविंग निकाल रहे थे। वहाँ का जो एक्सचेंज मार्केट है कोलैप्स कर गया था। आप इससे एग्जाम्पल से समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है ना, कहीं जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात होती है, तो वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी की बात होती है, द ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है। एक ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, है ना, अमेरिका में, जहाँ पे हर लोग क्या हुआ कि अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए थे। अर्थव्यवस्था में विश्वास खो दिया था। लेसेस फेयर का पॉलिसी विलुप्त हो गया था, मतलब फेलुअर हो गया था। उस समय हमारे एक अर्थशास्त्री थे जॉन मेयार्ड केन्स, जिन्होंने कहा कि अगर मार्केट में अगर इफेक्टिव डिमांड घटने के कारण डिप्रेशन आया है, अब इस इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च करना होगा, सरकार को बुनियादी सुविधाओं के विकास पे खर्च करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था, केन्स ने कहा था कि अगर रोड बना हुआ है तो रोड को तोड़वा के फिर से रोड बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, तभी मार्केट में डिमांड होगा। तो लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए जब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आना चाहती है, तो वहाँ पे सरकार को आगे आके अपना काम करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ जो भी होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करती है। अब सरकारी कंपनियाँ क्या होती है, वो सोशल वेलफेयर पे काम करती है। तो समाज कल्याण के बारे में सरकार हमेशा सोचती है। बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है जो घाटे में जा रहे, फिर भी सरकार चला रही है। अब देख लीजिए, BSNL है, रेलवे घाटे में जा रही है, लेकिन फिर भी इसमें रोजगार मिला हुआ है। ये जन कल्याण की बात, अगर यही आपका प्राइवेट सेक्टर होता, वो देर नहीं करता, वो बंद करती। प्राइवेट कंपनियां लंबे समय तक नहीं सस्टेन करती, वो देखती है कि जो मेरा यूनिट घाटे में जा रहा है, वो यूनिट को या तो बंद कर दो या किसी दूसरे हाथों में बेच दो। क्लियर? अब समझिए, एक है ग्रेट डिप्रेशन, एक है आपका ग्रेट रिसेशन। समझने का प्रयास। देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द मेजर फॉल इन स्टॉक प्राइसेस that began around the September 4, 1929 and became worldwide news with the stock market crash of October 29, 1929। इसको हम लोग ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें जो है इस चीज़ को हमेशा काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा। मेरा इस पर एक अलग से काफ़ी डिटेल में वीडियो बना हुआ है, उसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ब्लैक ट्यूसडे का नाम सुने हैं तो क्या है, इसको डिटेल में अलग से वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आगे पढ़िए कि बिटवीन 1929 एंड 1932 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP कहते हैं, GDP फेल बाई एन एस्टिमेटेड 15%। सोचिए, 15% GDP घट गया। बाई कंपेरिजन वर्ल्ड वाइड GDP फेल बाई लेस देन 1% फ्रॉम 2008 to 9। अब देखिए, जो 2008 to 9 में जो था ना, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेट रिसेशन। उस ग्रेट रिसेशन में लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। कब? जब 1% से GDP घटा था तब। अब सोचिए, जब 1% से GDP घटा था तो लोग इतना त्राहिमाम हो गए थे, और जब आपका 15% से GDP घटा उस समय में 1929 में, तो लोग कितने परेशान रहे होंगे। इसे ब्लैक ट्यूसडे, मंगलवार को दिन था जब वहाँ का जो हमारा क्लैप्स कर गई थी, वहाँ पे स्टॉक मार्केट क्लैप्स कर गया था, जिसके कारण हर लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए थे। अब कल्पना कीजिए कि बैंक से हर लोग पैसा निकाल ले, या शेयर मार्केट से हर लोग अपना पैसा निकाल ले, या बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट सब लोग अपना पैसा निकाल ले, सब लोग पैसा वापस मांगे, तो ऐसी स्थिति में तो बैंक डूबना ही है, शेयर मार्केट का डूबना ही है ना। तो इस तरह का सिचुएशन में आपको, इस तरह के सिचुएशन के कारण ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन हमारा स्थिति उत्पन्न हुई थी 1929 में, जो कि अमेरिका में शुरुआत हुई थी। और इसी तरह का सिचुएशन आपका जो है कब हुआ था, 2008-9 लोग कहते हैं, लेकिन वो ग्रेट रिसेशन कहलाता है, ग्रेट डिप्रेशन नहीं कहलाता है। उस समय GDP 1% से घटा था, और उस समय कितना घटा था, 15% GDP हमारा घट गया था। सोचिए कितना। तो ऐसी परिस्थिति में केन्स का मानना था कि इस स्थिति को पुनर्बहाल करने के लिए, हालांकि इसको रिकवर करने में 10 साल लग गया, सरकारी खर्च बढ़ाना होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसमें ये देखना नहीं है कि सरकार को नुकसान हो रही है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बॉन्ड बेचकर पैसा इकट्ठा करे, उस पैसे को प्रोडक्टिव काम पे खर्च करे, और प्रोडक्टिव पे काम पे पैसा खर्च करेगी, जिसे हम लोग ये पैसा लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट। तो वो केन्स ने एक थ्योरी दिया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो प्रोडक्टिव कामों में, तो उससे इनकम अर्थव्यवस्था में कई गुना बढ़ेगा,
जिसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन पूछता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कि केन्स का मानना था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बेसिकली केन्स का द्वारा दिया गया था, और मल्टीप्लायर जिसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, इस चीज़ का कान के द्वारा दिया गया था। तो केन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में फिर से बूम लाना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सरकार को इन्वेस्टमेंट करना होगा, खासकर किस में? रोड बनाने में, पुल बनाने में, डैम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, कॉलेज बनाने में, ताकि देश में लोगों के पास पैसा हो, रोजगार मिले और एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़े। ये चीज़ क्लियर हो गया? ये सब थोड़ा ये सब तो जीएस में भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? अब देखिए, तो ग्रेट, देखिए, एट ए टाइम ऑफ डिप्रेशन इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी देयर इज आइडल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑन द हैंड वन हैंड एम्प्लॉय। देखिए, अब सरकार एक कहते हैं कि अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, इससे डुअल इफेक्ट होता है। सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, उससे डुअल इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से हमारा इनकम बढ़ता है, और दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे जो हमारा पुराना एरिया हो गया या पुराने मशीन हो गए, उससे रिप्लेस करेंगे, जिसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का दो फायदा होता है, सरकारी इन्वेस्टमेंट का दो फायदा होता है। एक फायदा होता है इनकम का बढ़ना, दूसरा प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लिया जाए कि अभी हर पूरे बिहार के हर कॉलेजेज में, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, तो टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी तक ब्लैक बोर्ड है, तो ये ठीक कैसे होगा? अगर मान लिया कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये ह्यूमन कैपिटल पढ़ के तैयार होता है, तो ह्यूमन कैपिटल पढ़ के जो तैयार होगा, उस ह्यूमन कैपिटल में अगर बड़े पैमाने पे हम लोग क्या करें? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें। अगर वो सामान मान लो बिहार में ही बने, चाहे पूरे इंडिया लेवल भी बात करें, तो अगर वो सामान इंडिया में ही बने, अगर बोर्ड अमेरिका से आती है, अगर ये बोर्ड आपका ताइवान से आती है, ये बोर्ड आपका साउथ कोरिया से आती है, अगर ये बोर्ड जो है हर स्कूल में लगे, तो ये सरकार के इन्वेस्टमेंट है, और बोर्ड इंडिया में ही बने, तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, टीचर का कैपेसिटी बढ़ेगा, स्टूडेंट का कैपेसिटी बढ़ेगा, है ना, समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव काम है। देखिए, एजुकेशन में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कोई भी हो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी अगर पैसा को लगाते हैं एजुकेशन में तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, अगर पैसे को सही तरीके से खर्च करते। तो आप विद्यार्थी हैं, आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ के लोग पास करते, तभी ना लोग मेरे पास आते हैं कि सर फिर से पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ों को देखना होगा, तभी समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। दूसरी बात, सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, अब वो दो तरह का करती है, आगे बताएंगे आपको। कि सरकार का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो अगर मेरे हिसाब से अगर सरकार बड़े पैमाने पर स्कूल और खासकर एजुकेशन सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन चाहती है, तो बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। क्लियर? अब देखिए, हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इन द मॉडर्न टाइम्स द गवर्नमेंट मॉडिफाई द फ्री वर्किंग ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म in respect of income distribution, not only through the devising proper tax structure but also through various forms of public expenditure। देखिए, इसका हिंदी भी है, चिंता आपको नहीं करना है, बता देता हूं। देखिए, आधुनिक समय में सरकार न केवल उचित कर संरचना तैयार करके बल्कि सार्वजनिक व्यय के विभिन्न रूपों के माध्यम से आय वितरण के संबंध में बाजार तंत्र के मुक्त कामकाज को संशोधित करती है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार गरीबों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण करती है। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, सरकारी मैकेनिज्म में जैसे सरकार, आप सामान खरीदते हैं मार्केट में, तो कुछ तबके के लोग क्या होता है, सब्सिडाइज रेट पर प्राइस मिलता है। प्राइस तय मार्केट के हिसाब से ही होता है, लेकिन जैसे मान लिया कि मार्केट से प्राइस तय हुआ डिमांड सप्लाई के आधार पर 100 रुपया, आपको मिल रहा है 70 रुपये में, 30 रुपये कौन देती है? सरकार देती है। तो भी सरकारी खर्च रहता है। लेकिन है क्या कि हर व्यक्ति तक सामान पहुंचना चाहिए, उसके लिए सरकार जो है बड़े पैमाने पर खर्च करती है, ताकि सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, अब देखिए, इसमें इस पीडीएफ में अब ऐसे ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैं अलग से थोड़ा सा बता दिया हूं,
और ग्रेट रिसेशन में जो मैं पीडीएफ भेजूंगा आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा समझना आसान होगा। वैसे ग्रेट डिप्रेशन पे मैंने अलग से डिस्कशन किया है। अब है सोशल सिक्योरिटी मेजर। सोशल सिक्योरिटी मेजर से क्या समझते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, या फिर आपका जो है मेडिकल में हॉस्पिटल में फ्री में दवा हो गया, समझिए। एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस, जैसे कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है उसको सरकार पैसा देती है। सिकनेस बेनिफिट, कोई बीमार है उसको पैसा देती है। ओल्ड एज पेंशन, जो बूढ़ा हो गए कमाने लायक नहीं उसको सरकार पैसा देती है। सम ऑफ द सोशल सिक्योरिटी मेजर विच हेल्प द पीपुल एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसी, जो इमरजेंसी के वक्त में क्या करती है, काम देती है। इस तरह की सुविधा हर जगह मिलती है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी भी उसे कहते हैं। वहाँ भी लोग बूढ़े हो जाते हैं, वहाँ भी सरकार सुविधा देती है। ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार अपना हाथ मोड़ के बैठ जाती है। तो सरकार को कुछ ना कुछ खर्च करना होता है जो समाज कल्याण के लिए हो। तो अगर ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सरकार अगर खर्च करती है तो इससे समाज में सुख और शांति होता है। लोग त्राही त्राहीमाम होते हैं क्योंकि लोग को अच्छा एजुकेशन नहीं मिले। मेरे हिसाब से अगर कहें तो सरकार को हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। इसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लेना चाहिए, कॉपी कलम पे टैक्स नहीं लेना चाहिए, किताब पे टैक्स लेना नहीं चाहिए, है ना। और सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए एजुकेशन पर। दूसरी बड़ी बात है, आज के हमारे डेट में हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, खासकर हायर एजुकेशन सेक्टर है, वो कोलैप्स क्यों कर गया है। इसके पीछे कारण है कि सरकार देखिए हर जगह पैसा खर्च करना चाहती है, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहती है, लेकिन एजुकेशन में क्यों नहीं लाना चाहती। अभी आपने देखा होगा सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ले गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले हमारे यहाँ न्यू आपका टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी चाहिए, ताकि स्कूल में और कॉलेजेस में अच्छे टीचर की बहाली हो और टीचर बिल्कुल सही तरीके से ट्रेंड हो। सरकार को इसमें पैसा खर्च होगी, नो डाउट। अब देखते होंगे कॉन्टैक्ट लेवल पे जो बहाली है, सरकार अपना खर्च बचाती है। मेरे हिसाब से सरकार को हेल्थ और एजुकेशन में खर्च बचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरे जगह पर सरकार पैसा खर्च कर सकती है कम, वो बहुत सारा सेक्टर्स है। मेरा अपना विचार है, जैसे अब देखिए ना कि मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे लोग कितना लोग पैसा खर्च करते हैं, वो भी है, वो आस्था की बात है, वहाँ भी पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पर। अब देख लीजिए आंगनवाड़ी, सब लोग जानते हैं इससे कोई फ़ायदा होने वाले नहीं, फिर भी सरकार खर्च कर रही है। तो क्यों ना एक अच्छे टीचर की बहाली हो, तो इससे सरकार का खर्च होगा। आप इसको लिख सकते हैं, रिकमेंडेशन करने में क्या दिक्कत है, मानना ना मानना सरकार का काम है। आप जब आंसर लिखते हैं तो रिकमेंडेशन लिखिएगा, सरकारी खर्च को इस क्षेत्र में और खर्च किया जाए ताकि देश में हो बड़े पैमाने विकास हो। देखिए लोग जब पढ़ते हैं ना, हमारे क्या लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। जिस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी स्ट्रांग हो, हाई क्वालिटी का हो, वहाँ पे फिजिकल कैपिटल की कभी कमी नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे इनोवेशन के गुण आ जाते हैं जब अच्छे रिसर्च करते हैं। तो पढ़ाई रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए और सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा काफ़ी खर्च करती है। क्लियर। अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, आपने देखा होगा फूड ग्रेन पे, शुगर पे, केरोसिन तेल पर आपका जो है सरकार बड़े पैमाने पर सरकार पैसा क्या करती है, खर्च करती है, जिससे क्या हुआ, आम गरीबों तक जो है हमारा अनाज पहुंच सके। हालांकि इसमें ही बेईमानी है, इसमें बहुत सारे सरकार सुधार की बात की रही है कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको गांव में कोटा का दुकान कहते हैं, राशन को दुकान कहते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी पर व्यय का ही पुनर्वितरण प्रभाव पड़ता है। भारत के में लोगों को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी के तेल, हथकरघा, कपड़ा, उर्वरक पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और सरकार अपने बजट का एक अच्छा हिस्सा इस पर खर्च करती है। सरकार को बताती है कि हम हर साल इतना पैसा इस पर खर्च करते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट वाइज करके अब है कि सरकार एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बात ही है बाबू, हेल्थ और एजुकेशन। सरकार जो है पैसा खर्च करके, नहीं हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन को बड़े पैमाने पर विकास कर रही है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर एम्स जैसे संस्थान का विकास हुआ, लॉ कॉलेज का विकास हुआ, एनआईटी का विकास हुआ, आईएम का विकास हुआ, सरकारी खर्च पे ये सब है। तो अच्छी पहल है सरकार की। और आने वाला कल में हमारे क्या है, एजुकेशन रेट और बढ़ेगा। देखिए एजुकेशन रेट और लिटरेसी रेट दोनों दो चीज़ होता है। लिटरेसी मतलब सिंपल आपको पढ़ना लिखना आ गया। एजुकेशन रेट मतलब अगर आप किसी अच्छे संस्थान में या किसी संस्थान में आप पढ़े लिखे हो, एमए बीए पीएचडी किए हो, तो उससे वैसे व्यक्ति को हम लोग एजुकेशन रेट कहते हैं। क्लियर।
तो इस तरह से देखिए, द मॉडर्न गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, जो कि अच्छी पहल है। या फिर सरकार जो है आपका जो मिड डे मील पे भी सरकार पैसा खर्च करती है। या ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि आपका लड़कियों को इंसेंटिव के रूप में अभी फीस नहीं लिया जा रहा है, प्लस और भी उसे कपड़ा, साइकिल योजना, इन सभी योजनाओं के तहत उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये भी सरकार की अच्छी पहल है और तारीफ़ काबिल है। ये मैंने कहा था पिछले क्लास में, कुछ समय के लिए होता है, जब लड़कियां मुख्य धारा में आ जाएंगे ना तो ये सब ठीक अपने आप हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। सरकार जैसे देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम है, इसमें तो थोड़ा पुराना है, जैसे मनरेगा है, नरेगा है, उज्ज्वल योजना है, या फिर आपका बहुत सारे इस तरह का सरकार प्रोग्राम चलाती है, जो कि सरकार का बड़ा एक अमाउंट खर्च होता है और जिससे देश में क्या होता है, रोज़गार मिलती है, गरीबी में कमी आती है। और देखिए कहीं ना सरकार अगर इस पर पैसा खर्च करती है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। और अगर सरकार पैसा, जैसे सरकार अगर बिजली फ्री देती है, तो सरकार बिजली फ्री देती है तो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब फ्री नहीं देती है जनरली, ना पंखा फ्री में, ना फीस AC TV। तो अगर सरकार अगर इस तरह का चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री देती है तो उससे दूसरे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ता है और देश का GDP बढ़ता है, फिर देश को सरकार को वहाँ से भी टैक्स आपको आता है। क्लियर। उसके बाद है इंकरेजमेंट टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। देखिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री दो तरह का काम होता है, बता दूँ, इसको बोलते हैं श्रम प्रधान टेक्निक। अब उत्पादन करने का दो तरीका, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वैसा उत्पादन का तरीका है जिसमें लेबर का उपयोग ज़्यादा हो और पूंजी का उपयोग कम, मतलब मशीन का उपयोग कम हो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वैसा होता है जिसमें मशीन का उपयोग ज़्यादा हो, लेबर का उपयोग कम हो। जैसे एग्जांपल समझिए, आज के डेट में हमारे यहाँ कैपिटल का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है बैंकों में, इसलिए वो रोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है ना। अगर सरकार फिर से लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाए, मशीन नहीं लगाए, तो रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी भारत में देख रहे हो, भारत में क्वेश्चन पूछा UPSC PT में कि भारत में भी किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो भारत में भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, क्योंकि हमारे क्या मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है। मतलब लेबर इंटेंसिव से हम लोग कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो रहा है। इसलिए सरकार लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना चाहती है, जिससे देश में क्या हो, बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। देखिए श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन। क्लियर। अब इसके अलावा जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव की बात किए कि सरकार अगर खर्च करती है तो इससे देश में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछड़ गए वो मुख्य धारा में आ जाते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग इसका नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे कि हमारा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लासेज में फिर हम कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।